दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग आज। वोटिंग को लेकर सीएम धामी ने जारी किया संदेश, जनता से की वोट करने की अपील। सीएम धामी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों की व्यवस्थाओं को लेकर किया निरीक्षण। खिलाड़ियों और मेहमानों को हर संभव सुविधा दिए जाने की कही बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोले सीएम धामी, कहा अब दिल्ली का कायाकल्प होने जा रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने से दिल्ली में विकास का कमल खिलने जा रहा है। यूपी सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। निजी कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। फरवरी की शुरुआत के साथ सीएम धामी ने उत्तराखंड वासियों को दी बड़ी सौगात। अलग अलग योजनाओं को लेकर जारी किया लाखों का बजट। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर खास ध्यान दे रही उत्तराखंड सरकार। देहरादून में जल्द बनकर तैयार होगा बटरफ्लाई गार्डन। उत्तराखंड में सौंदर्यीकरण पर खास फोकस। विकासनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सहसपुर गोकशी मामले का 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बाद बजा सहकारिता चुनाव का बिगुल। पार्टियों ने शुरू की तैयारियां। कांग्रेस ने किया जीत का दावा। उत्तराखंड में आगामी सहकारिता और बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कुठारी। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने में जुटी प्रदेश सरकार। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की समीक्षा बैठक। आईटीबीपी के साथ मिलकर युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की योजना। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा। उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर बड़ी खबर। 18 फरवरी से शुरू होगा उत्तराखंड का बजट सत्र। वहीं 18 से 24 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। वहीं वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ये जानकारी दी है। बजट को लेकर आम लोगों से सुझाव लिए गए हैं। महत्वपूर्ण सुझाव को बजट में जगह मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तराखंड से, जहां पर बजट सत्र की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। वहीं वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ये जानकारी दी है। बजट को लेकर आम लोगों से भी सुझाव लिए गए हैं और महत्वपूर्ण सुझाव को बजट में जगह दी गई है। वहीं 2025 को लेकर केंद्रीय बजट जारी कर दिया गया है। बजट में उत्तराखंड रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4,651 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को आवंटित किए गए बजट से कई गुना ज्यादा है। इससे उत्तराखंड में चल रही रेल परियोजनाओं के निर्माण को रफ्तार मिलेगी। 63 किलोमीटर लंबी किच्चा खटीमा रेल लाइन के लिए 228 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वहीं जिसको लेकर जानकारी देते हुए सीएम धामी ने बताया कि हम उत्तराखंड में मजबूत रेल नेटवर्क बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए बजट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बार उत्तराखंड के लिए जो बजट आवंटित किया गया है उससे राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार में तेजी आएगी। देहरादून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने कई मुद्दों को लेकर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। निश्चित रूप से पहले भी जो हमारे अमृत भारत स्टेशन बने हैं रेल के क्षेत्र में, हमको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पहले से ही हमारी निर्माणाधीन है। निर्माण की प्रक्रिया काफी आगे चल गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस बार के बजट में भी हमको जो है विशेष रूप से ये हजारों करोड़ की जो योजनाएं दी गई है, बजट दिया गया है, वो निश्चित रूप से रेल के क्षेत्र में और बहुत अच्छा हमारा सुधार होगा। हमको बहुत तरक्की मिलेगी और राज्य के लोगों को आने वाले समय में सुविधा मिलेगी। हमारा पर्यटन प्रदेश है, लोग आस्था श्रद्धा के धामों पर आते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, उनको भी रेल सेवाएं आसानी से मिल पाएंगी।
मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। निश्चित रूप से देखिए, जब भी घुसपैठियों की बात आती है, बांग्लादेशियों की बात आती है, तो आपदा वाले जो है हमेशा उनका समर्थन करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के लोगों को वो जो है अपना नहीं समझते, उनको बाहरी समझते हैं, उनके साथ दोगलेपन का व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, वहाँ हिंदुओं पर तमाम तरह से अत्याचार, अमानवीय व्यवहार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ हर प्रकार से अन्याय हो रहा था, इन्होंने एक आवाज भी किसी ने नहीं उठाई। अन्यथा ये लोग छोटी छोटी बातों पर जंतर मंतर पर धरना करते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इस मामले वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रायपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न व्यवस्थाओं के साथ भोजन व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने खिलाड़ियों को भोजन परोसा और खिलाड़ियों के साथ बैठकर भोजन भी किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहे अनेक राज्यों के खिलाड़ियों से बात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने शूटिंग रेंज का भी जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की अच्छी शुरुआत हुई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। खिलाड़ियों और आगंतुकों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल का अनुभव राज्य के लिए काफी कारगर साबित होगा। हर राज्य के खिलाड़ियों को वहां के खान पान के हिसाब से भोजन व्यवस्था लेने के प्रयास किए गए। शानदार 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो गया है और शानदार तरीके से हो रहे हैं। 11 स्थानों पर ये खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होनी है और आज मैंने जो है शूटिंग रेंज देखी है। अन्य जो हमारे खिलाड़ी आए हैं उनके साथ मैंने आज वहाँ पर भोजन व्यवस्था भी देखी है, अन्य व्यवस्थाएं भी देखी हैं। जो इस बार का हमारा जो है ग्रीन गेम्स के थीम्स पर जो ये आयोजित किए जा रहे हैं, वो थीम भी हमारी आगे बढ़ रही है, शानदार हो रही है। सभी खिलाड़ी भी जो है उन्होंने बहुत आज प्रसन्नता व्यक्त करी कि उनको बहुत आनंद यहाँ पर आ रहा है। और जो हमारे स्ट्रक्चर बने हैं, जो हमारा जैसे शूटिंग रेंज बनी है, वो अपने आप में एक अलग प्रकार की शूटिंग रेंज है। मैं तो आप सब लोगों से भी कहूँगा कि एक बार जरूर उसको आप लोग देखने जाइए। और मुझे खिलाड़ियों ने कहा कि इसका उपयोग होते रहना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि अब हमारे जो नवोदित उदयमान खिलाड़ी हैं, वो सभी जो स्ट्रक्चर हमारे बहुत अच्छे बन गए हैं 11 स्थानों पर, क्योंकि जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय ये हमारे राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं, उनका उपयोग आने वाले हमारे खिलाड़ियों के लिए होगा और हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएंगे। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में 32 जनसभाएं की हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर सीएम धामी ने कहा कि 27 सालों से दिल्ली में अन्य दलों की सरकारें रही हैं। इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के विकास में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। वे सिर्फ राजनीति में अपने स्वार्थ पूर्ति करने में लगे हैं, जबकि दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब दिल्ली का कायाकल्प होगा, विकास की रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने से दिल्ली में विकास का कमल खिलने जा रहा है। दिल्ली में इस बार परिवर्तन की बयार है। इस बार वहां पर आपदा की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो तमाम बड़े वायदे किए थे और बड़ी बातें की थी, वो सब खोखली साबित हुई हैं। 10 सालों में कोई विशेष काम वहाँ पर हुआ नहीं है। इस यमुना जी की सफाई नहीं हुई, दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक खुले नहीं, उल्टा घोटाले हो गए, घपले हो गए। भ्रष्टाचार के मामलों में उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सभी जेल में गए हैं और सभी के ऊपर अभी भी जो है न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और एक नया युग दिल्ली के लिए भी होगा, क्योंकि पिछले 27 सालों से वहाँ पर गैर भाजपाई सरकारें हैं जिन्होंने दिल्ली का पूरी तरह से दिल्ली को पीछे ले गए। दिल्ली को जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इनके कालखंड में हुआ। वहीं फरवरी की शुरुआत के साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री धामी ने आपदाग्रस्त और ग्रामीण क्षेत्र खैर मानसिंह द्रोण द्वारा येवा मालदेवता स्थल अखंडवाली भिलंग में 500 सोलर स्ट्रीट लगाए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ने उक्त योजना को लेकर 28 लाख से ज्यादा की धनराशि की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक पब्लिक इंटर कॉलेज
खुड़बुड़ा मोहल्ला देहरादून को पुताई पेंट और मरम्मत आदि कार्यों के संबंध में 99 लाख से ज्यादा के बजट की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही सीएम ने कई अन्य योजनाओं को लेकर भी बजट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी पूर्व प्रधान आपको बता दें, उत्तराखंड बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन भी किया गया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को लेकर 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वर्तमान में जारी अटल स्मृति संकलन और संपर्क अभियान को 15 मार्च तक चलाया जाएगा, जिसके तहत हर इलाके में सुशासन दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसको लेकर पहले ही समिति का गठन किया गया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की यह जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष को बड़े धूमधाम से मना रही है और अटल जी से संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं, उनके संबंध में जितने लेख हैं, उनके संघर्ष के समय का, उनके संगठनात्मक क्रियाकलापों का, उनकी राजनीतिक गतिविधियों की जितनी भी स्मृतियां हैं, उन सभी को हम देश भर में एकत्र कर रहे हैं और अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है, उसको हम संजोने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए उत्तराखंड में 11 सदस्यीय ये कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बनी है। आज उसी कमेटी की बैठक हमारी संपन्न हुई है। हम जिला स्तर पर भी 5 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की कमेटी बना रहे हैं और मंडल स्तर पर मंडल अध्यक्ष की संयोजक में 3 सदस्यीय समिति हमारी मंडल स्तर पर बनेगी। वहीं उत्तराखंड सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर खास ध्यान दे रही है। इसी बीच प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर राजभवन देहरादून में बहुत जल्द ही बटरफ्लाई गार्डन बनकर तैयार हो जाएगा। ये गार्डन आगंतुकों को तितलियों के रंग बिरंगे संसार को देखने के साथ साथ उनके संरक्षण को भी बढ़ावा देगा। इस संबंध में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन और वन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। इसी को लेकर प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि गार्डन की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। गार्डन में तितलियों के लिए उपयुक्त स्थानीय पौधे लगाए जाएंगे जो तितलियों को आकर्षित करते हैं, जो कि उनके जीवन चक्र को पोषित करने में भी मदद करेंगे। उत्तराखंड में तितलियों की 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो यहाँ की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। राजभवन परिसर में पहले से ही विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और पुष्प वाटिकाएं मौजूद हैं, जो तितलियों और पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। वहीं उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर खास अभियान चलाया जा रहा है। नरेंद्र नगर के उपजिला चिकित्सालय में सीएमएस डॉक्टर सुनीता ने पल्स एनीमिया महाअभियान की शुरुआत की है। इससे खास तौर पर गर्भवती महिलाओं की खून की जांच के साथ स्वास्थ्य परीक्षण किए जा रहे हैं। ये अभियान 4 से 10 फरवरी तक चलाया जाएगा। अभियान को लेकर सीएमएस डॉक्टर सुनीता ने बताया कि इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की खून की जांच के साथ उन्हें निःशुल्क जरूरतमंद दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका आज यहाँ सुमन चिकित्सालय में इसका शुभारंभ किया गया। मैडम वर्षा सीएमएस मैडम सुनीता के उसमें उनकी अगुवाई में। तो ये हमारी सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा अभियान चलाया जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी महिलाओं को और बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि इस अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएं और इसमें मुफ्त चेकअप किया जा रहा है, तो इसका लाभ उठाएं और अपने उत्तराखंड को एनीमिया मुक्त उत्तराखंड बनाने में अपना सहयोग दें। देखो, एनीमिया का मतलब ही होता है कि खून की कमी, रक्त में कमी होने की वजह से शरीर के बहुत सारे अंगों पे डिफरेंट अंगों पे जो असर पड़ता है, उसको के बुरे असर से बचाने के लिए हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया है हमारी सरकार के द्वारा।
इसमें जो टारगेट ग्रुप है वो होता है रिप्रोडक्टिव ग्रुप, मतलब 15 साल से लेकर 45 साल की जो महिलाएं होती हैं उनमें जनरल ये देखा जाता है कि खून की कमी पाई जाती है। तो पहले जो हमारे सरकार के द्वारा स्कूलों में भी कार्यक्रम चलाए गए जिसमें कि बच्चों को आयरन की गोली दी जाती है हफ्ते में। इसी तरह से अब हमने जो और हमारी प्रेगनेंसी जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हमारे पास आती हैं उनका चेकअप भी समय समय पे होता है, जैसे भी होता है उसका निराकरण करते हैं। अब एक एडवांस स्टेप हमने लिया है जिसी की वजह से इसको बोला गया है पल्स अनीमिया महाअभियान। इसमें हमने क्या किया, पहले तो जो अस्पतालों में आते थे या स्कूल में जाते थे बच्चे, उनका चेकअप होता था। अब स्टेप डोर टू डोर, घर घर जाके हमारे स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो जाएंगे, वहाँ से उनके घर पे ही चेकअप होगा। उनमें से जो भी लोग एनीमिया से ग्रसित होंगे उनको अस्पताल में अगर वो रेफ़र करने की स्थिति होगी तो रेफ़र किया जाएगा, और नहीं तो यथास्थान पे उनको दवाई दी जाएगी। अगर 8 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो उनको यहाँ पे अस्पतालों में रेफ़र किया जाएगा, जिनका इलाज खून चढ़ाने के द्वारा भी हो सकता है या फिर आयरन की इंजेक्शन लगा के भी हो सकता है। ये जो एएनएम हैं, आशाएं हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये अपने क्षेत्र के में जितने भी महिलाएं हैं उनको सर्च करेंगी, ढूंढेंगी, प्रेग्नेंट जो हैं उनको भी ढूंढेंगी और उनका हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। वो तो हीमोग्लोबिन की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और जो भी प्रेग्नेंट लेडी हाई रिस्क होगी, मतलब उनका हीमोग्लोबिन 8 से कम होगा, उनको वो रेफ़र करेंगे स्वास्थ्य केंद्र पर जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होगा। इंजेक्शन वगैरह देंगे उनको, आयरन इंजेक्शंस, और गोली देंगे। जो मॉडरेट, माइल्ड और मॉडरेट है उनको गोली टैबलेट देंगे आयरन की। उनका इलाज भी कराया जाएगा अगर कोई लेडी एनीमिक निकलती है। ये 3 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक, 3 फरवरी को स्वास्थ्य केंद्र पर चलेगा और उसके बाद क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में जाके वो सर्च करेंगे पेशेंट को। वहीं दिल्ली चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ प्रचार करने के बाद सीएम धामी अब देहरादून वापस लौट चुके हैं, जहां उन्होंने देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो के मानक मेला कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए गए। यहां सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। हमारे जीवन स्तर में सुधार हो और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। हमारे प्रदेश में भी भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, यूपीसीएल और आपदा प्रबंधन के साथ समन्वय करते हुए इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है। 2047 का जो संकल्प विकसित भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, इस सपने को साकार करने में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे संसार के अंदर एक नई मिसाल पेश करें, क्योंकि जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करते हैं तो हम न केवल उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं बल्कि अपने उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक सशक्त उसकी फाउंडेशन तैयार करते हैं, सशक्त उसका आधार बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। आज हम जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधि जड़ी बूटियां और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से एक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जो हमारे उत्पादों को, जो हमारे यहाँ के स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, हमारी महिलाओं के समूह के द्वारा बनाए जाते हैं या लोकल स्तर पर उत्पाद करने वाले लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसकी आज पहचान एक महत्वपूर्ण कदम हमारे लिए सिद्ध हो रहा है।
और हमारे उत्पादों की मांग आज देश दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। भाइयों बहनों, मानकीकरण केवल औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने देश भर के 10,000 से अधिक स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से बच्चों में मानकों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही ब्यूरो ने लगभग 100 प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के साथ MOU साइन किए हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड के भी 4 संस्थान शामिल हैं। मैं BIS की सराहना करता हूं कि वो ग्राम पंचायत स्तर तक मानकों के महत्व को पहुंचा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है भारतीय मानक न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर हों, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ हों, उनसे भी अच्छे हों, उनसे भी गुणवत्तापूर्ण हो। उन्होंने इसी संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार BIS के साथ मिलकर राज्य में उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे उद्यमियों और विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ कि हर क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता की हमें आदत बनानी चाहिए। हमारी डेली हैबिट्स में अच्छी गुणवत्ता शामिल होनी चाहिए। अगर हम गुणवत्ता को, क्वालिटी को अपनी आदत बना लेंगे तो न केवल हम विश्व के मानकों पर खरे उतरेंगे, बल्कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे उत्पाद वैश्विक मानक तय करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय मानक ब्यूरो हमारे देश को वैश्विक मानकों की दौड़ में शीर्ष पर ले जाने के अपने महत्वपूर्ण कार्य को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएगा, इसी प्रकार जारी रखेगा और हम सभी मिलकर वन नेशन वन स्टैंडर्ड की नीति को अपनाकर गुणवत्ता संपन्न भारत का निर्माण सुनिश्चित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं BIS की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं और हमारे विद्यार्थियों को, जो छात्र एवं छात्राएं हैं, बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हैं, स्कूलों से आए हुए हैं, मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। और वहीं रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने अल्मोड़ा अर्बन बैंक से फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन लेने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साल 2024 में दर्ज हुए 4 करोड़ लोन लेने के मुकदमे में एक आरोपी को पुलभट्टा थाने क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले को लेकर उधम सिंह नगर जनपद की SP क्राइस निहारिका तोमर ने बताया, फर्जी दस्तावेज के माध्यम से बैंक से लोन लेने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी। वहीं मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अल्मोड़ा अर्बन बैंक से फर्जी तरह से लोन लिया करते थे। देखिए, पिछले वर्ष 2024 में हमारे द्वारा कोतवाली रुद्रपुर में 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे चीटिंग से संबंधित, जो अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा लिखाए गए थे। इसमें इनके द्वारा बताया गया था कि कूट रचित और फर्जी दस्तावेज और रजिस्ट्री के माध्यम से लोन लिया गया है। दोनों मुकदमे में ही जो गवाह था रजिस्ट्री में, वो एक ही आदमी था जिसका नाम खालिद मलिक है, जो पुलभट्टा का निवासी है। कल उसे दोनों मुकदमों में पुलभट्टा थाने से गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं विकासनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सहसपुर गोकशी मामले का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विकासनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। इसी के साथ सहसपुर गोकशी मामले का खुलासा भी हुआ है। बता दें आपको कि दून पुलिस ने गोकशी का पर्दाफाश किया है। केवल 24 घंटे के अंदर यह एक्शन लिया गया। वहीं मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगी थी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में घायल आरोपी से SSP की मुलाकात हुई है। एक लजावती जो कि हरिपुर सिलागुई की रहने वाली, उनके द्वारा हमें अवगत कराया गया है
कि कल रात्रि में उनकी 2 गौवंशों को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किया गया और जो है यह जो गौवंश के कुछ अवशेष हैं ये सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में पड़े हुए पाए गए हैं। इस संबंध में उनसे तहरीर ली जा रही है और उनके साथ अभी वो पंजीकृत कर कठोर कार्रवाई की जाए। कि रास्ता तो जाम नहीं किया गया, क्योंकि रास्ते के किनारे ही खड़े थे तो थोड़ा सा भीड़ थी, थोड़ा सा मारकाजी हुआ, लेकिन यातायात सुचारू रूप से गतिमान रहा। आज सुबह पूरे सहसपुर और सेलाकुई को दहलाने की एक कोशिश की गई है, जिसमें सहसपुर में हमारी गौ माता को सेलाकुई से चोरी करके और सहसपुर थाना क्षेत्र में काट दी गई। बहुत ही निंदनीय विषय है और ये कानून व्यवस्था के लिए और समस्त हिंदू समाज को चैलेंज किया जा रहा है कि हम जब चाहेंगे तब तुम्हारे घरों से गाय माता को भी उठाएंगे और उन्हें काट देंगे। इससे पूर्व में ऐसी हमारे एक बालक को किडनैप किया गया था और उसे ले जाकर के इन जिहादियों ने मार दिया था। तो ये दिखाना चाह रहे हैं इस क्षेत्र में कि ये क्षेत्र हमारा है, हम जो चाहेंगे इस क्षेत्र में वो मनमानी करेंगे, ये वो कर रहे हैं। और उसी के आक्रोश में आज समस्त हिंदू संगठन और समस्त हिंदूवादी आज रोड पे हैं। आगे की रणनीति हमने 3 बिंदुओं पे मांग की है। वो मांग अगर पूरी नहीं होती है, प्रशासन अगर उन्हें संज्ञान नहीं लेता है, यही ढीला ढाला रवैया रहेगा, तो हम निश्चित तौर पे प्रशासन के खिलाफ अब जो है अगला आंदोलन प्रशासन के खिलाफ। एक जो प्रकरण संज्ञान में आया था सहसपुर थाने के अंतर्गत गौकसी का प्रकरण आया था और 2 गायों का वो चोरी करके हत्या करने का प्रकरण सामने आया था। अभी यहाँ पे सारे लोग हैं और जाँच की जा रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होता है। लोगों का आक्रोश था तो लोगों को समझा बुझा के भेज दिया गया है और जो भी कानूनी कार्रवाई है। यहाँ पर जो है अभी जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है 2 गायें चोरी कर और उनको काट दिया गया। हम इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उत्तराखंड हमारी देवभूमि है और देवभूमि में लैंड जिहाद, लव जिहाद, गोकसी, नशा तस्करी, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें तुरंत रोक लगनी चाहिए। अगर जो अधिकारी इसमें सम्मिलित पाया गया, ये अधिकारी की लापरवाही के उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। हुआ था इसमें सहसपुर थाने में, इसमें गौकशी का मामला आया था जिसमें मुकदमा दर्ज था। चूँकि इसमें हमारी टीम को इनपुट भी मिल रहे थे इसमें कि जो पूर्व में यहाँ पर सक्रिय रहे हैं गौकशी में, इनका इसमें हाथ हो सकता है। इसके आधार पर पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी। तिमली चौराहे से आगे जाकर वहाँ पर पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गोली लगी और एक मोटरसाइकिल से फरार हो गए। इसमें अभी जो पूछताछ में बात पता चली है कि पूर्व में भी गौकशी में शामिल रहा है, 2021-22 में भी रहा है और इसके जो साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह के अपराधों में लिप्त है। इसमें 3-4 लोगों के नाम अभी पूछताछ से पता चले हैं, जो अभी फरार है उसके बारे में भी जानकारी मिली है। हमारी दूसरी टीम भी उनकी तलाश में लगाई गई है। अभी वर्तमान में जिला अस्पताल में इसको दाखिल कराया गया है और विस्तृत पूछताछ के लिए भी हमारी एक टीम वहाँ पर काम कर रही है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप देखना ना भूलें सुदर्शन।